हो रहा है। हरिओम, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं हम, और लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम के अनुसार यदि देखा जाए तो हमने अब तक भू धातु के रूप की सिद्धि तक का अध्ययन कर लिया है। भू धातु के रूप कैसे बनते हैं लट लकार में, वह हमने जान लिया। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः, यहाँ तक पहुंच गए हैं हम सभी लोग। यदि किसी को इतने 9 रूप को बनाने में कोई कठिनाई हो तो वो अभी शुरुआत में पूछ सकता है, और यदि नहीं है तो मैं आज थोड़ा क्रम भंग करता हुआ आपके विषय को आसान करते हुए, क्योंकि भवामह के तुरंत बाद हम जाना चाहें तो परोक्ष लिट पर जा सकते हैं, पर हम वहां पर द्वितीय मध्यम पुरुष बहुवचन, क्या दिक्कत है? लगाओ प्रत्यय, लग गया प्रत्यय तो लगाओ। भवती कैसे बनाया है? भवती कैसे बना? भवती बनाना आ गया तो भवथ बनाना काहे नहीं आ रहा? भाई तिप प्रत्यय, यहाँ था प्रत्यय। भवत, भू का भव तो बना ही रहे हो ना, भू का भो कर रहे हो, शप कर रहे हो, शप का आ बचा रहे हो, भव तो हो रहा है ना, उसमें खाली था प्रत्यय जोड़ना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ थस था प्रत्यय ही था है। तो जब प्रत्यय ही जोड़कर नहीं बना पाओगे तो क्या बनाओ? और कुछ नहीं करना, ठीक है? कोई नियम नया लगना ही नहीं है वहां पर। सबसे आसान रूप वही है 9 में, जिसमें सबसे कम सूत्र लगते हैं, ठीक है? तो अब ये मैं परोक्ष लिट पर न चलकर इस विषय को थोड़ा सा आसान करने के लिए, बहुत सारे लोग गणों में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं एक यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पाठ्यक्रम है उसके पाठ्यक्रम में कुछ धातुएं हैं, उन धातुओं के 10 लकारों में आपको रूप पढ़ना है। तो चाहे हम भू धातु के 10 लकार को पढ़ के फिर एध को पढ़ें, फिर अद को पढ़ें, फिर अस को हु दिव इत्यादि को पढ़ें, इस क्रम से चलें, 10 लकार को बार बार कर पढ़ें, चाहे हम एक ही लकार में सारी धातुओं को पढ़ लें एक ही बार में, एक जैसे नियम, जितना नियम अलग लग रहा है थोड़ा थोड़ा वो उतना नियम जान लें, तो एक जैसे नियम से सब बन जाए। तो इसलिए जो नियम हम पढ़ चुके हैं, जो ताजा ताजा है, उसी का आश्रय लेते हुए हम यूजीसी के पाठ्यक्रम में जो समाविष्ट धातु हैं, भू, एध, अद, अस, हु, दिव, शुइ, तुद, तन, क्री, फिर उसके बाद रुध, चुर, रुध के बाद क्री, चुर, हाँ, कुल 13 धातुएं हैं। कुल 13 धातुएं हैं, जिन 13 धातुओं में केवल एध एक ऐसा धातु है जो आत्मनेय पद में, ठीक, और बाकी सारी धातुओं का परस्मय पद में तो प्रयोग होता ही है। तो परस्मय पद का रूप देख चुके हैं, परस्मय पद में हम देख रहे हैं। अच्छा, बाकी जो 13 धातुओं में एक धातु एध केवल आत्मनेय पद में है। भू, अद, अस, यह और हु, ये 4 केवल परस्मयी पद में है। दिव भी परस्मयी पद में है ना? 5 केवल परस्मयी पद में है और 1 केवल आत्मनेय पद में है, 6। बाकी बची जो 7 धातुएं, चाहे वह शुय, तुद, तनु, क्री, रुध, क्री, चुर, ये बाकी 7 धातुएं उभय पदी हैं। तो इन बाकी 7 धातुओं के परस्मयी पद वाला रूप देख लेंगे। जब एध को देखेंगे तो एध के साथ आत्मनेय पद वाला भी देख लेंगे, ठीक है? परस्मयी पद वाला अभी सभी 12 धातुओं के रूप हम एक साथ देखने का प्रयास करते हैं लट लकार में, ठीक है? थोड़ा बौद्धिक व्यायाम करेंगे, बन जाएंगे सभी। यहां इस पेज को छोड़कर हम यहां आएंगे और यहां पर बनाएंगे। देखिए, जो नया नियम लगेगा वही नया नियम लगाना है। आपने, हम भू को बना चुके हैं, ठीक? भू के बाद अद, अस, ये 2 धातुएं अदादि गण की हैं। अद और अस, ये 2 धातुएं कहां की हैं? अदादि गण की हैं। तो ये दोनों धातुएं एक जैसे रूप चलेंगे। थोड़ा सा अद और अस में अंतर क्या पड़ रहा है, एक सूत्र का अंतर पड़ेगा, वो बता देंगे, ठीक है? तो हम इधर रखते हैं अद और इधर रखते हैं अस। प्रत्यय पहले जैसा ही हम लट लिट लुट कहीं भी कर सकते हैं। लट रहेगा, लट में ला बचेगा, ला के स्थान पर तिप होगा, पहले जैसी पूरी प्रक्रिया, ठीक?
तो पहले जैसे प्रक्रिया करते हुए हमने यहाँ पर प्रत्यय किया तिप, यहाँ भी प्रत्यय किया तिप, कोई दिक्कत? पहले जैसा ही है। अच्छा, यह जो धातु के बाद लगा हुआ तिप प्रत्यय वो सार्वधातुक प्रत्यय है, कर्ता अर्थ वाला सार्वधातुक प्रत्यय है, तो कर्तरी शप से शप भी आएगा। यहाँ बिचवा में हम शप भी जोड़ देते हैं, अद शप तिप, उसी तरह अश शप और तिप। अब भू धातु से और इन धातुओं में अंतर क्या पड़ेगा? एक सूत्र का, यह वह सूत्र है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, आदि प्रभृतिभ्यः शपः, आदि प्रभृतिभ्यः शपः। यह सूत्र आप देखेंगे तो यह सूत्र अदादि गण के प्रकरण में पहला सूत्र यही मिलेगा, अदादि प्रकरण में, है ना? आदि प्रभृतिभ्यः शपः कितने नंबर पर है ये? 2472 पे, ठीक है। तो यह कहता है, ध्यान दीजिएगा, यह नंबर क्या, यह सूत्र क्या कहता है? अदादि गण के बाद धातुओं की पाणिनि जी ने गण बनाई है, धातुओं का क्या किया है? गण बनाई है, लिस्ट बनाई है कि ये धातु इस गण की, ये धातु इस गण की, ये धातु इस गण की। आप कौन से गण में क्या काम हो रहा है उससे आधार पर आप किसी भी धातु का गण भी पहचानना जान जाएंगे, यदि आप इस क्लास को ठीक से देख रहे हैं। आप तनोति, करोति इत्यादि धातु को देखते ही जान जाएंगे कि यह तनादि गण का है। आप जुहोति, बिभेति, जिह्रेति, ये क्या कहते हैं, बिभेति, है ना, और जिह्रेति, है ना, फिर और भी बहुत सारी धातुएं हैं, भी, री, और फिर हैं। तो जो भी धातुएं, धातुओं के रूप को देखते ही आप आसानी से जान जाएंगे कि यह धातु किस गण की। खाली लट लकार के रूप को देख आसानी से पहचान जाएंगे कि यह किस टीम की है। हर एक टीम का भाई, आजकल आप सब क्रिकेट देखते हैं या और कोई क्रीड़ा देखते हैं, तो उस में आप खिलाड़ियों के गणवेश को देखकर जान जाते हैं कि यह किस टीम का है। तो वैसे ही इन धातुओं की रूपों का भी लट, लोट, लंग, विधिलिंग, इन 4 लकारों में ये गणवेश में रहते हैं। प्रैक्टिस सेशन में गणवेश में नहीं रहते हैं विशेष करके, ये 4 लकारों में गणवेश में रहते हैं। उस गणवेश में आप पहचान सकते हैं कि यह किस गण की, ठीक है। तो अब आदि प्रभृतिभ्यः शपः यह कहता है कि अदादि गण के अगर कोई भी धातु है, आदि प्रभृतिभ्यः, अद इत्यादियों से शपः, शप का लुक हो जाया करता है, यानी वह आया हुआ जो शप प्रत्यय है वह शप प्रत्यय खत्म हो जाता है, बचता ही नहीं, लुक हो गया। आदि प्रभृतिभ्यः शपः। खाली यही एक अंतर भ्वादि गण की धातु से अदादि गण की धातु में पड़ जाता है, ठीक है। भ्वादि गण की धातु से अदादि गण की धातुओं में यही एक अंतर पड़ता है कि भाई कर्तरी शप से शप भ्वादि गण की धातुओं में भी आया, कर्तरी शप सूत्र से शप अदादि गण की धातुओं में भी आया, पर भ्वादि गण की धातुओं में आने वाला शप बचा रह जाता है। अदादि गण की जो धातुएं हैं उन धातुओं में आने वाला जो शप है वह शप नष्ट हो जाता है। अदादि गण में लगभग 77 से 80 के आसपास धातुएं हैं। अद, टिप, अति। अभी देख लीजिए, अभी मैं कुछ उदाहरण और दूंगा, खाली ये 2 बता दे रहा हूं, पर इसके सिवाय और कुछ उदाहरण दूंगा। तो अद, तिप, टिप में से ती बचाएंगे, यहां भी टिप में से ती बचाएंगे, जोड़ लीजिए, बन गया अस्ति, बना अस्ति, बन गया है ना, कोई कठिनाई नहीं हुई भाई, वैसे ही तो चल रहा है, अस्ति बन गया ना, वैसे ही अद ती नहीं बनेगा। द की जगह पे खरीच एक नियम है, द के जगह पे खरीच एक ऐसा नियम है, उस द के स्थान पर त हो जाएगा। खरीच क्या कहता है, तुरंत बाद में कोई खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो झल के स्थान पर चर हो जाए, है ना। तो खरीच नियम पढ़ा है ना। देखिए, पहले होना चाहिए झल, उसके तुरंत बाद होना चाहिए खर। अब झल और खर पढ़ लीजिएगा, द झप घट द जब गढ़ द खफ छठत चटत में से आ जाता झल में, उसके तुरंत बाद खर है, खफ छठत चटत खर में आ जाता है, तो झल के स्थान पर हो जाता है चर। क्या हो जाता है, चर। चटत कप शशम इससे कोई हो जाता है, तो द के स्थान पर उस नियम के आधार पर त आ जाएगा, उसी वर्ग का पहला वर्ण खरीच से जोड़ लीजिए, बन गया अति, बन गया अति अस, ठीक है। अब इसी तरह हन होता तो
हन शप तिप हंति। द्विश होता तो द्विश शप तिप दृष्टि देष्टि देष्टि। वैसे धातु और टिप प्रत्यय के बीच में भी जो आ जा रहा था वह नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। ऐसे ही आचष्टे ईड ए ईड ईडते होगा शायद, हाँ। फिर संपृक्ते नौति, फिर इसके बाद स्तौति स्तौति स्तु टिप स्तौति, है ना। वैसे ही रह जाता, मतलब धातु और प्रत्यय के बीच में जो आना था वह नहीं दिखाई पड़ता, अधिप्रत्यय शपा से समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये पहचान हो गई। तो अत्ति बन गया, अत्ति बना और अस्ति बना। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा। अब तस प्रत्यय लगाते हैं, तस को लगाए ना, देखिए बन गया अत्तः। वही सारे नियम लगेंगे भाई, खाली अधिप्रत्यय प्रभृतिभ्यः शपा हो जाएगा। अत्ति बना तो अत्तः हो जाएगा ना। वैसे ही अध को द को त कर लीजिएगा खरीचा से, क्योंकि यहां भी प्रत्यय का पहला वर्णता है। जैसे ती प्रत्यय वैसे तस प्रत्यय, है ना। इतना तक हो जाएगा। पर वही अद और झी होगा तब झी का पहला वर्ण झोंता से जब झी के स्थान पर हो जाएगा अंति, तो इसका पहला वर्ण खर नहीं है, इसलिए खरीच नहीं लगेगा, जुड़ जाएगा, बन जाएगा अदंत। ठीक, अत्ति अत्तः अदंति। ठीक है, फिर उसके बाद अद सिप लगाइए, सिप सिप लगाइए, चाहे थस लगाइए चाहे थ लगाइए, पहला वर्ण तीनों जगह खर है, तो यह खरीच से इस द के जगह पे ता हो जाएगा। अत्सी अत्थः अत्थ, द को ता हो जाएगा, है ना। तीनों जगह प्रत्यय का पहला वर्ण खर है। अत्सी अत्थः अत्थ, है, यहां तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद धातु है अद ही, उसके बाद प्रत्यय लगाएंगे मिप वस मस। इन तीनों में से किसी का भी पहला वर्ण खर नहीं है, खर नहीं है। खब चटता चटता कप शसा में से कुछ नहीं आता है ना, तो खरीचा नहीं लगेगा, द कोता नहीं हो पाएगा, वैसे ही बचा रह जाएगा। तो अदमी अद्वह अदमह, आ ये नहीं तो दीर्घ हो, यहीं से यह भी नहीं हो पाएगा, आ को दीर्घ भी, आ होता तो उसको दीर्घ किया जाता, आ ये नहीं तो दीर्घ किसको करोगे आप। स्पष्ट है। तो अत्ति अत्तः अदंति, अत्सि अत्थः अत्थ, अद्मि अद्वह अद्मः, बन गया लट लकार का। अच्छा, तो ये तो अद धातु तो हो गई, भू के बाद अद। अद के साथ साथ मैं अस को ले रहा हूं इसलिए क्योंकि मिलता जुलता है। खाली अस में आपको प्रत्यय पर ध्यान देना है। जो 9 प्रत्यय है ना, टिप सिप मिप, इधर हम लिख रहे हैं तस थस वस, इधर लिख देते हैं झी थ मस। ये इतने प्रत्यय है ना 9। इन 9 प्रत्ययों में से 3 प्रत्यय ये जो है ना, ये विशेष है। ये 3 प्रत्यय विशेष है। क्यों विशेष है, क्या विशेषता है? ये 3 प्रत्यय प की संज्ञा वाले। कैसी हैं? बाकी 18 प्रत्ययों में टिप्तस्थमिवस्मस्ताताम जथासाथाम धमिड्वहि महिंग, कोई भी प्रत्यय ले लीजिए, 18 में से 15 प्रत्यय प की संज्ञा वाले नहीं हैं, 3 प्रत्यय प की संज्ञा वाले हैं। ठीक, समझ गए? खाली यह 3 प्रत्यय ऐसे हैं जिसमें प की संज्ञा हो रही, तिप सिप निप, और किसी भी प्रत्यय में तस झी सिप तस झी थस थ व मस वस या फिर त आताम झ था साथाम धम इटवही महिंग, कहीं भी प की संज्ञा नहीं होती। तो यह 3 प्रत्यय हम कह सकते हैं पित्त, और बाकी 15 प्रत्यय इंक्लूडिंग ये 6 हम कह सकते हैं अपित्त। क्या कह सकते हैं? अपित्त, है ना। 15, ये 6 ही नहीं, बाकी और भी 9 अपित्त ही हैं। पर अभी हम परस्मय पद की चर्चा कर रहे हैं, तो इन्हीं 6 की ही चर्चा करेंगे। तो 3 हो गए पित्त, 6 हो गए अपित्त। पित्त नहीं समझे हैं? अरे प्रभु, ये प की संज्ञा नहीं दिखाई पड़ रही इसमें। इतनी सिंपल बात पे आप रहेंगे ध्यान, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबको होता है। थोड़ा वो कुछ लोगों को वात पित्त कफ बनता है ना, तो वो वाला पित्त पे चले गए होंगे कि यहाँ पर वो डॉक्टरी वाला पित्त कहाँ से आ गया, है ना।
प की इत संज्ञा हो रही है इनमें कहीं प दिखाई पड़ रहा है आपको? कहीं प की इत संज्ञा हो रही है? तो ये प की इत संज्ञा वाला नहीं है, अपित है। इसमें प की इत संज्ञा है तीनों में, इसलिए ये पित है। ठीक है। अब आप कहेंगे ये अस धातु में पित और अपित क्यों आया? यह अस धातु में ही नहीं, अनेक धातुओं में यह आएगा, अनेक धातुओं में यह आएगा। पित और अपित वाला एंगल, यह जो सिस्टम है यह अनेक में आएगा। एक नियम है, वह नियम आप देखना चाहें तो देख सकते हैं खोज के, सार्वधातुकम अपित। और दूसरा नियम आप खोल कर देख सकते हैं, स्नसोरल्लोपः। ठीक, सार्वधातुकम अपित और स्नसोरल्लोपः। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्नसोरल्लोपः जो है ना, वह कहाँ मिलेगा? हम सूत्र में एक बार देख लेते हैं। 64111 पर, 64111 पर मिल जाएगा स्नसोरल्लोपः। ठीक, 64111 पर आप निकाल लीजिए स्नसोरल्लोपः, ये वाला। यहां मैं इसका नंबर शॉर्टकट में 64111 लिख दिया, 64111 स्नसोरल्लोपः। और फिर उसके बाद जो मैंने दूसरा सूत्र बताया सार्वधातुकम अपित, वह पहले अध्याय के दूसरे पाद में चौथे नंबर पर है, 1.2.4। तो सार्वधातुकम अपित क्या कहता है पहले वो जान लीजिए। यह अतिदेश सूत्र है। कैसा सूत्र है? अब क्या होता है अतिदेश सूत्र? अच्छा, ये व्यवहार में भी होता है। बहुत सारी माताएं कहती हैं ना, अरे तू तो मेरे बेटे जैसा है, कहती है ना, बेटे से जैसा व्यवहार करती है वैसा किसी के साथ व्यवहार करती है तो वो बेटे जैसा है ना। अरे तुम तो भाई मेरे भाई जैसे हो, कहते हैं ना। भाई नहीं है फिर भी भाई के साथ जो व्यवहार कर सकते हैं वो व्यवहार उसके साथ करते हैं। ऐसे व्याकरण में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो होती नहीं हैं पर वैसा मानना पड़ता है। भाई नहीं है तो भाई जैसा मान लेते हैं, है ना। बेटा नहीं, बेटा जैसा मान लेते हैं। वैसे यह भी, इसमें किसी में ग की संज्ञा हुई है क्या? यानी ये कोई गित है, लेकिन इसको गित मान लीजिए, इसको गित मान लीजिए, ऐसा ये सूत्र कह रहा है। मतलब आपको मैं बता दूं, आपको एक निष्कर्ष बता दे रहा हूं, इस सूत्र का निष्कर्ष। इस सूत्र के अनुसार जो सार्वधातुक प्रत्यय हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। इस सूत्र के अनुसार सार्वधातुक प्रत्ययों को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक कैटेगरी है पित, दूसरी कैटेगरी है गित। बस ये इस सूत्र का तात्पर्य है। मतलब क्या है? जो अपित सार्वधातुक हैं, जिसमें प की संज्ञा नहीं हुई है सार्वधातुक में, ऐसे सारे सार्वधातुक प्रत्यय गित माने जाएं। ऐसे सारे सार्वधातुक प्रत्यय गित माने जाएं। ठीक है, क्या माने जाएंगे? गित। तो अब सार्वधातुक प्रत्यय कोई भी हो, शप में और श में यही अंतर आएगा। शप प्रत्यय सार्वधातुक है ना, पर प की संज्ञा वाला है, और तदा शन प्रत्यय सार्वधातुक है पर प की संज्ञा वाला नहीं है। शानच प्रत्यय श की संज्ञा वाला है पर प की संज्ञा वाला नहीं है। क्षत्रि प्रत्यय श की संज्ञा वाला है पर प की संज्ञा वाला नहीं है। ये सारे प्रत्यय सार्वधातुक हैं पर अपित हैं। तो जो अपित सार्वधातुक होता है उसको गित ना होते हुए भी गित मानना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे बेटा नहीं है फिर भी बेटे तैसे बेटे की तरह मान लेते हैं, वैसे ही। ठीक है, तो ऐसा जो जैसा ना हो उसको वैसा मनवाने वाला जो सूत्र होता है वो सूत्र अतिदेश सूत्र कहलाता है। अतिदेश। ठीक है, तो अब इससे आपको पता चला कि ये 6 प्रत्यय गित, ये 3 प्रत्यय अगित या पित। अंगित कह दीजिएगा कि संज्ञा वाले नहीं है, ये गा की संज्ञा वाले। स्नसोरल्लोपः ने कहा, स्नसोरल्लोपः ये कहता स्न और अस, इसके स्न और अस के आ का लोप हो जाता है। स्न और अस के आ का लोप हो जाता है कब? यदि तुरंत बाद में प्रत्येक का की संज्ञा वाला हो या ग की संज्ञा वाला हो, हित या गित प्रत्यय। अब यहां मैं 1 मिनट यहां जोड़ता हूं और फिर दिखाता हूं। देखिएगा, अस है, ठीक। इसके बाद आप यह 3 प्रत्यय लगाएंगे, यह 3 प्रत्यय लगाएंगे, टिप, सिप या मिप। तो ये तीनों प्रत्यय पित हैं, तो अलग तरह का रूप बनेगा। पर इसके बाद, इसी अस धातु के बाद यदि आप
इन 6 में से कोई प्रत्यय लगाते हैं। कौन से? तस, झी, ठीक, तो ये थस, थ, और फिर उसके बाद वस, मस। इन 6 में से कोई लगाएंगे यदि आप, तो कुछ अलग होगा, क्योंकि ये सारे गित हैं, ये सारे गित नहीं है। गित प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो तो स्ना धातु और अस, स्ना प्रत्यय के और अस धातु के आ का लोप हो जाता। बस खाली इतना अंतर है, अध धातु से और अस धातु में इतने अंतर है कि इन सभी जगहों पर अस के आ का लोप हो जाएगा, स खाली बचेगा, ठीक है, और इन जगह पर अस पूरा बचेगा। तो यहां देखिए अस्ति, अस सी हुआ था, 2 स एक साथ आने पर तासस्त्य और लोपा सूत्र से इस स का पहले वाले का रूप हो जाएगा, तो असी, असी, और अस्मि, अस्ति, असी, अस्मि, ये तीनों जगह अ दिखाई पड़ेगा, पर इन 6 जगह पर अस का अ नहीं दिखाई पड़ेगा। स्तः, स्तः कहते हैं ना, स्तस होगा, स को विसर्ग कर लीजिएगा, स्तः, स, झी, स, अंति, संति, झी के जगह पे अंति करते ही हैं आप, स में जोड़िए अंति, संति। वैसे बनाते तो आप शॉर्टकट में मैं आपको लिख देता हूं भाई, शॉर्टकट में ऐसे बना सकते थे। देखिए अस के बाद आपने तिप लगाया तो अस्ति बनाया, ऐसे ही अस के बाद तस लगाते तो अस्तः बना लेते आप, अभी ये नहीं बनेगा। अस के बाद झी लगाते तो अस अंति का असंति बना लेते, है ना, ऐसे ही तो बनाते। अस के बाद सी लगाते तो अस्सी, ऐसा कुछ बनाने लगते, लेकिन तासस के और लोपा से पहले वाले स का लोप होकर असी बना लेते। तास प्रत्यय के स को और अस धातु के स का लोप होता है, तुरंत बाद प्रत्यय का पहला वर्ण स हो तो, प्रत्यय का पहला वर्ण स हो तो अस के स का लोप हो जाता, ठीक है, ये नियम है असी। फिर इधर आप उसी तरह अस्थः बनाते कि नहीं, यहां इसी तरह अस थ बनाते, यहां इस तरह अस मी बनाते, यहां अस वह बनाते, यहां अस मह बनाते कि नहीं। बस इतना इसी तरह बनता, लेकिन स्नसोर लोपा जी ने काम बिगाड़ दिया, कहा कि पित प्रत्यय नहीं है, यदि टिप सिप मिप के सिवाय जितने भी प्रत्यय वो गित हैं, और गित प्रत्ययों के रहने पर स्ना प्रत्यय और अस के आ का लोप हो जाता है। इसके आ का लोप किया, इसके भी आ का लोप किया, इसके भी आ का लोप किया, देख लीजिए स्थ स्थ स्वह बन गया, है ना। ये भी पित नहीं है, इसके भी आ का लोप किया, इसके भी आ का लोप किया, इसके भी आ का लोप किया, बन गया अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्म। ये एक बार में हो सकता है ना, समझ में आए तो वीडियो बार बार 2-3 बार देख लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। संग्रहित हो गया है, समझ में आ गया ना। अब पूरा ये अस धातु क्लियर हो गया। अब भू अद अस, ये 3 धातुएं हो गई। हम अगली धातु पर चलते हैं, यदि आप लोग पचा पाए तो। अगली धातु है भू धातु की तरह ही भू धातु। भू में बड़ा ऊ था, हु में छोटा ऊ है ना, भू। अरे भाई थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, हो सकता है कुछ लोग ठू पढ़ रहे हो, ये हा और उस पर छोटा ऊ की मात्रा हु है, हु, हाँ हु। हवन करना जिससे बनता है वही दान अदन, ठीक, तो हु धातु है, ये जुहोत्यादि गण की धातु। इससे भी आप क्या करेंगे, शप टिप आएगा कि नहीं, शप टिप सब जगह जोड़िएगा, वैसे ही पूरी प्रक्रिया, ठीक है। कर्तरी शप से शप आएगा, टिप आएगा, पर यहां जो जुहोती इत्यादि गण में सूत्र जो लगेगा, विशेष सूत्र, वह सूत्र यहां ध्यान रख लीजिएगा, जुहोत्यादिभ्यः लुः। जुहोत्यादिभ्य, ये पूरा 10 गण का मैं आज सारांश बता रहा हूं आपको, 10 गण का। जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, ये क्या कहता है, जुहोती इत्यादि जो धातुएं हैं, यानी जुहोत्यादि गण की जो धातुएं हैं, उन धातुओं के बाद आने वाले शप के स्थान पर श्लू हो जाता है। क्या हो जाता है, श्लू।
श्लू का मतलब प्रत्ययस्य लुक श्लुलुपः, अदर्शन हो जाना। तो आप कहेंगे ये काम तो अदादी में भी हो रहा था, शप गायब हो जा रहा था, यही काम यहां भी हो रहा है। नहीं भाई, हैं जो देखिए, जो इत्यादि टीम है एक, उस टीम में लगभग 28-30 धातुएं होंगी, 30 से ज्यादा नहीं है, 30 से ज्यादा तो नहीं ही है। और हु है, भी है, हरी है, प्री है, 24 देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं। 26 धातुएं हैं, ठीक है, पर 30 से कम है। तो कुछ कुछ मतभेद होता है थोड़ा सा। तो हु धातु है, यह अदादि गण की धातुओं से थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि आपने एक नियम जरूर सुना होगा, प्रत्यय का लोप होता है ना, तो प्रत्यय का लोप होने पर उस प्रत्यय को आश्रित मानकर हम काम कर सकते हैं कि नहीं। पर लोप होने पर अदादि गण का जो अधिप्रभृतिभ्या सपह था ना, ये डैश 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 डैश, वह क्या कर रहा था, उसका काम था शप का लुक। यह क्या कर रहा है, यह शप का कर रहा है श्लू। तो लुक और श्लू में थोड़ा सा अंतर है। काम तो एक ही हो रहा है कि गायब हो जा रहे हैं। लुक का मतलब भी गायब होना, श्लू का मतलब भी गायब होना, ठीक। लेकिन जब श्लू से गायब होता है और जब लुक से गायब होता है, उसमें अंतर होता है। श्लू मतलब धीरे धीरे गायब होना और लुक मतलब लुक से इकट्ठे गायब हो गया तो वैसे वो पूरा गायब हो गया। अच्छा, श्लू से जब काम गायब होता है तो एक सूत्र और काम आता है, छोटा सा, वो सूत्र है श्लव। सूत्र है श्लव, ये सूत्र है 6, 1, 10 श्लव। ये बहुत स्लो काम करता है, इतना काम करता है कि एक काम करने में 2 गुना टाइम लगाता है। मतलब ये इस धातु को डबल कर देता है। स्लो क्या कहता है कि अगर कहीं भी स्लू के द्वारा, क्या स्लू कथन के द्वारा कुछ गायब किया गया हो, अदर्शन किया गया हो, तो वह जो स्लू है ना, यहां स्लू है, यहां क्या है, शप था उसका स्लू हो गया है। तो यहां जो स्लू है ना, उस स्लू से पहले आने वाली धातु डबल हो जाया करती है। स्लू से पहले आने वाली धातु डबल हो जाती है, यानी अब हु नहीं बचा, हु हो जाता है, ठीक। हुती था, वह हुती हो जाए। भी तिप होता तो भी तिप हो जाता, प्री तिप होता तो प्री तिप हो जाता है ना, हरी तिप होता तो हरी तिप हो जाता। यह काम जो इत्यादि गण की पहचान है। धातु हमेशा डबल हो जाएगी। नियम ये छोटा सा है लेकिन काम बहुत ज्यादा कर रहा, बड़ा काम कर रहा, ठीक, समझ गए। तो अब ये पहला वाला जो होता है ना, थोड़ा ये सारी चीजें आप लिट लकार की प्रक्रिया अभी आगे पढ़ेंगे तो ये नियम आएंगे। लिट लकार पढ़ेंगे तो ये सारे आएंगे कि जब कभी भी डबल होता तो पहले वाले को अभ्यास कहा जाता है। पहले वाले अभ्यास में यदि कवर्ग अथवा हु अथवा ह आता हो तो उसके स्थान पर चवर्ग हो जाता है। कवर्ग अथवा ह के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। कुहोश्चुह सूत्र है। अभ्यास में आने वाले कवर्ग और ह के जगह पे चवर्ग हो जाता है। तो यानी पहला वाला जो ह है उसके स्थान पे हमें करना है चवर्ग। नियम बड़ा ज्यादा लगेगा पर आप खाली इसे शॉर्टकट में पहचान लीजिएगा। चवर्ग होगा हु को, ह के स्थान पर चवर्ग का झ हो जाएगा, झू। और उस झ को पहला वर्ण अगर महाप्राण हो तो उसको अल्प प्राण कर दिया जाता है अभ्यास चर्च नियम के आधार पर। अभ्यास में अगर कहीं पहले वर्ण के रूप में ख छ ठ थ फ हो तो उसके जगह पे क छ ट त प हो जाता है। अगर कहीं घ झ ढ ध भ हो तो उसके जगह पे ग ज ड द ब हो जाता है। तो उसी के नियम के आधार पर झू को कर दिया जाता है जू हु ती। अब जैसे भाई वहां सार्वधातुक अर्धधातुक से भू को गुण कर रहे थे क्योंकि तुरंत बाद में सार्वधातुक प्रत्यय था, वैसे यहां सार्वधातुक अर्धधातुक से इस हु को उ को गुण करेंगे, बन जाएगा जुहोति। बन गया जुहोति। हुआ, यह तक पहुंच गए। यानी यह जो है ना, जुहोत्यादिभ्यः श्लू
हु धातु में सभी नवों रूपों में लगेगा, लगेगा कि नहीं? सभी नवों रूपों में लगेगा ना। और नवों रूपों में लगने से ही खाली काम नहीं चलेगा, वह श्लू करेगा, उसके साथ साथ डबल कर देगा, डबल कर देगा। तो हु सभी नवों रूपों में होगा। पहला वाला हु के स्थान पर झू होगा कुहोश्चु सूत्र से, और उसको अभ्यास चर्च से जू हो जाएगा, तो जू हु सभी जगह आएगा। ये इतनी स्थिति तो सभी जगह आएगी, जू हु टिप, है ना। अब इसी जूहू के बाद प्रत्यय बदलते जाइए। तस प्रत्यय अगर अच्छा तिप पहले प की इत संज्ञा वाला रख देते हैं, प की इत संज्ञा वाला स रखेंगे सिप, तो जुहो सी होगा। ये दंत स को मूर्धन्य श आदेश प्रत्ययों से आप कर लेंगे। नियम जानते हैं, दंत स से तुरंत पहले इण अथवा कवर्ग आता हो, ई उरिल्री ए ओ ऐ औ या वर ल अथवा कवर्ग आता हो, तो दंत स को मूर्धन्य श हो जाता, जुहोशी बन जाएगा। इसी तरह मिप प्रत्यय होता तो जुहोमी बन जाता, टिप सिप मिप बन गया। बाकी कोई प्रत्यय यदि होता, तस झी थस थ वस मस, तो वो सारे प्रत्यय समझिएगा, तस लिख दिया, थस थ वस मस, ये सारा एक साथ बना लीजिए जल्दी से। झी को भी छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां पर एक और नियम लगेगा, ठीक। तो जूह यहां क्या हुआ था, धातु क्या थी, हु। सार्व धातु का अर्ध धातु के उन्हें गुण तो करना चाहा, लेकिन ये सारे के सारे प्रत्यय गुण क्या हैं, ये सारे के सारे प्रत्यय गीत हैं, गांव की संज्ञा वाले हैं ना ये सारे प्रत्यय। किसने बताया था सार्व धातु का, आत्मपित ने बताया था। भाई तिप सिप मिप गीत नहीं थे, पाकित संज्ञा वाले थे। ये ध्यान रखिएगा, सार्व धातु प्रत्यय सारे जितने भी 18 प्रत्यय आप पढ़ेंगे, वो सारे के सारे प्रत्यय जिसमें भी प की इत संज्ञा ना हो, जिसमें भी प की इत संज्ञा ना हो, वह गीत है। उस प्रत्यय से तुरंत पहले कभी भी गुण कार्य नहीं होगा, उस प्रत्यय से तुरंत पहले कोई भी गुण कार्य नहीं होगा। तो ये गीत है। तो एक सूत्र है अष्टाध्यायी में, पहले अध्याय में पहले पाद में ही शुरुआत में ही इंगिति च, गीत कित गीत प्रत्यय तुरंत पर में हो तो उससे पहले आने वाले इक को गुण और वृद्धि नहीं होती, गुण और वृद्धि नहीं होगी, क्यों, वैसे का वैसा बचा रह जाएगा, क्योंकि गिंत प्रत्यय है। गिंत प्रत्यय के कारण गुण नहीं होगा, तो जुहुतस जुहुतः बन जाएगा, जुहुथस जुहुथः बन जाएगा, जुहुथ जुहुवह जुहुमह बन जाएगा। खाली प्रत्यय जोड़ते जाना है। और जब झी रहेगा, झी को आप बना लेंगे अंति, तो इको यणची लगाकर जुहुवंती बन जाएगा। इको यणची लगाकर इस ऊ के जगह पे ये हा आधा हुआ, ऊ के जगह पे वह आ गया, जुहुवंती बन जाएगा। तो नहीं नहीं, यहां पर अंति नहीं होगा, यहां पर अंति नहीं होगा, यहां पर एक और नियम लगेगा, जुहू अति, यहां अंति नहीं होगा, यहां पर जुहू, ये दो हो गए ना, द्वित होने के कारण दो हो गया है। तो एक सूत्र आप लोग जो सुबंत प्रक्रिया तक पढ़ चुके हैं, उन्होंने एक सूत्र पढ़ा होगा, उभे अभ्यस्तम, पढ़ा है कि नहीं? जहां कहीं भी द्वित हुआ हो उन दोनों को अभ्यस्त कहा जाता है, अभ्यस्त कहा जाता है। और अभ्यस्त धातु हो यदि, तो झोंता सूत्र नहीं लग पाता, यह सूत्र लगता है अदभ्यस्ता, ठीक। हम वैसे ही तरीके हम सब में वही सारा नियम लगाते लगाते बह गए थे, है ना। अदभ्यस्तात, यह अभ्यस्त धातुओं के बाद आने वाले झी के स्थान पर अंत नहीं होता, झ के स्थान पर अंत नहीं होता, अपितु झ के स्थान पर अत हो जाता है। क्या हो जाता है? अत अभ्यस्तात, अत अभ्यस्तात। तो झ के स्थान पर क्या हो जाएगा? है ना, अत ई जोड़कर अति बन गया, जुहु अति जुह्वति बन जाएगा, इको यणचि लगाकर, ठीक है। यहां क्या क्या, हाँ, हुस्नुओ सार्वधातु के। अब यहां क्या है, हु और स्नु को सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर गुण का निषेध बताया गया, गुण का निषेध। सीधे तुरंत बाद में सार्वधातुक प्रत्यय पर में हो तो गुण का निषेध बताया गया है, वो बात है, जरूरत नहीं है उसका प्रक्रिया में, वो जब जुह इत्यादि पढ़ेंगे तब विस्तार से, अभी संक्षेप में चल, ठीक है। तो जुह्वति हो जाएगा, ठीक है। आगे भू धातु हो गया। अब भू अद अस हु, ये चार धातुओं को हमने पढ़ लिया। अगली धातु हम बता रहे हैं
अच्छा, प्रत्यय यहां हम आपको लिख दे रहे हैं टिप और मिप। ठीक, ये 3 प्रत्यय लगेंगे तो एक तरह के काम होंगे, और बाकी प्रत्यय तस, झी, थस, ह, वस और मस, ये 6 प्रत्यय लगेंगे तो अलग काम होगा। ठीक है। अब वैसे द्विव धातु में ऐसा कुछ नहीं है, द्विव धातु में तो चाहे जो प्रत्यय लगाएंगे काम एक जैसा है। अब हम आ जाते हैं धातु दिव। ये दिवादि गण की पहली धातु है, दिवादि धातु। क्या है? दिव। इसके क्रीड़ा, विजिगीषा, स्वप्नकांति इत्यादि अनेक अर्थ हैं। तो उसमें दिव आया, इतना तक पहुंच जाएंगे, लट के स्थान पर टिप कर लेंगे, या तस झी सब कर लेंगे ना। कर्तरी शब्द जिस शब्द करने लगे तभी उनको रोकने के लिए एक सूत्र आ जाएगा। वो सूत्र है, कहेगा ये सारा दिवादि गण का है, हम इनको शप नहीं होने देंगे, हम शन करेंगे। शन, दिवादिभ्यः शन। अब सब बाकी बची जो 7 गण है ना, उन 7 गणों में एक अलग अलग प्रत्यय होगा, शन होगा, शप नहीं हो पाया। तो ये शन हो गया, दिवादिभ्यः शन। कर्तरी शप जिस अर्थ में आता है, जिस परिस्थिति में आता है, यदि धातु दिवादि गण की है तो बीच में शप ना आकर शन आए। जैसे शप में श और प की संज्ञा हो गई थी पहले और अंतिम वर्ण की, वैसे शन में भी श और न की संज्ञा हो जाएगी, यह बचेगा। श और न की संज्ञा होगी तो यही तो बचेगा शन में, लशक तद्दिते हलंत्यम, यह बचेगा। दिव य ति, ठीक है, शन आएगा। क्या? यह अभी बता रहे हैं, दीर्घ कर रहे हैं। दीर्घ करने के लिए नियम है हलिच। ठीक, दीर्घ करने के लिए नियम क्या है? हलिच। वह कहता है, देखिए मैं नियम पूरा, अब नियमों का सार भी बता देता हूं, वो इसे कर चुके हैं, उसको पहले पढ़ते समय हो सकता है एक आध बार आया हो। धातु का अंतिम वर्ण हो र अथवा व। ठीक, धातु का अंतिम वर्ण हो र अथवा व। ठीक, ये क्या हो? यह अंतिम वर्ण। हलिचा सूत्र 3 शर्त मांगता है। पहला बात, अंतिम वर्ण र हो अथवा व हो, इर हो, दिव हो, है ना। व में अंतिम वर्ण व है, दिव में। और अंतिम से पूर्व वर्ण क्या हो? इक। क्या हो? इक कहां हो? उपधा के रूप में हो, यानी अंतिम से पूर्व वर्ण के रूप में हो। हलिचा सूत्र, ये दूसरी शर्त। तीसरी बात, प्रत्यय का प्रथम वर्ण हल हो, यानी व्यंजन हो। तो रेफांत और वकारांत धातु की उपधा के इक को दीर्घ हो जाया करता है। तुरंत पहले रो और उपधा या दीर्घ इकाह से पूरी अनुवृत्ति आती है। तो रेफांत और वकारांत धातु की उपधा में आने वाले इक को दीर्घ हो जाता है यदि प्रत्यय का पहला वर्ण हल हो। तो रेफांत और वकारांत धातु है, उसकी उपधा में आने वाले इक ई को दीर्घ हो जाएगा, तुरंत प्रत्यय का पहला वर्ण हल है ना, हल है। तो इसलिए दीव जो है वह दीव ना रह करके गुजरात के पास का एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा, दीव। ठीक, दीव बन गया। अब बना लीजिए दिव्यति। दिव और शन जोड़कर, दिव और शन जोड़कर हलिच से दीर्घ कर कर दिव धातु दिव्य बन जाएगी, दिव्य। अब जोड़िए, ती जोड़िए तो दिव्यति, सी जोड़िए दिव्यसी, मिप जोड़िए दिव्यामी। यहां अ है, इसी कारण अतो दीर्घो यही होगा। ठीक, दिव्यामी। और तस दिव्यतः, झी दिव्यंति अंति, सिप दिव्यसी, थस सिप दिव्यथः, थ दिव्यथ, मिप दिव्यामि, वस दिव्यावह, मस दिव्यामह। अतो दीर्घो यही 3 जगह लगेगा। वह खाली दिव को दिव्य बनाना है, दिवादिभ्यः शन एक लगाना है। आगे चले, ये तो हो गई दिव धातु की बात। दिव के बाद अगला कौन सा धातु है? दिव के बाद धातु है शुई, तुद, तन, क्री, रुध, चिर, क्री और चुर। इतने सारे धातुएं बची है ना। एक धातु कौन सी है? शुई। अच्छा, शु धातु जो है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, धातु है शुई, लेकिन इस धातु में से बचता क्या है? सु। धातु आदे है सह, शह। ऐसा नियम है, धातु के पहले वर्ण के मूर्धन्य श को दंत्य स हो जाता, तो सु धातु मान लीजिए। यहां भी तिप होगा, सु तिप जी सिप्तस्थ। यहां भी कर्तरी शब्द जी शब्द करने आएंगे, लेकिन तभी उनको रोक करके ये आ जाएंगे क्या? स्वादिभ्यः स्नु। सु इत्यादियों में शप नहीं होता, अपितु
बिचो में आ जाता है स्नु। लशक को तद्दिते से खाली श की संज्ञा कीजिएगा, बस काम खत्म। सुनु ती। अब आप बताइए इस तिप प्रत्यय में ती जो है ना ये पित है, पर इस स्नु प्रत्यय में जो स की संज्ञा होने ये भी सार्वधातुक, ये भी सार्वधातुक है ना, पर ये वाला सार्वधातुक पित है, ये वाला सार्वधातुक अपित है। प की संज्ञा इसमें स्नु में नहीं हुई है, तो इस वाले सार्वधातुक के चलते यहां तो गुण हो जाएगा, पर इस वाले सार्वधातुक के चलते यहां गुण नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सार्वधातुक प्रत्यय में अगर प की संज्ञा हुई है तभी गुण होगा, नहीं तो उससे पहले आने वाले को गुण नहीं होगा। तो प की संज्ञा हुई है इसलिए उससे पहले आने वाले को नु को गुण कर देंगे नो, पर इसमें प की संज्ञा नहीं हुई है इसलिए सु को गुण नहीं करेंगे, सुनोती। ठीक इसी तरह सुनोशी, मूर्धन्य श कर लीजिएगा षटकोण को, दंत स को। सुनोमी, यहां भी तिप सिप मिप में प की संज्ञा है इसलिए 3 जगह गुण हो गया, ठीक है। पर यदि प्रत्यय तस थस थस वस झी और फिर उसके बाद झी थ मस, इन तीनों में से कोई, इन छइयों में से कोई है तो वह प्रत्यय भी सार्वधातुक है, अपित है, तो इस नु को भी गुण नहीं होगा क्योंकि प की संज्ञा नहीं होगी। भाई तस में थस में प की संज्ञा नहीं है तो इस नु को भी गुण नहीं होगा। तो सुनु तह, सुनु थह, सुनु वह, है ना, वहां वैकल्पिक रूप भी बनता है पर एक रूप ऐसे आसानी से बन गया, सुनु तह, सुनु थह, सुनु वह। फिर उसके बाद सुनु अंति, इको यणति से जोड़ेंगे सुनवंती, सुनु थ और सुनु महा, बन जाएगा सुनु महा। पर अब जो बहुवचन है ना, उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, ये सुनु वस और अथवा मस, ये 2 प्रत्यय होंगे तो विकल्प से 2 रूप बनेगा। वो दोनों रूप मैं यहां लिख देता हूं, एक तो सुनु वह भी बनेगा अथवा सुन वह भी बनेगा। ये स्नु के ऊ का विकल्प से लोप भी हो जाता है, लोपस चास्यान्य तरस्याम मोह, एक बड़ा सा सूत्र है, लोपस चास्यान्य तरस्याम मोह, इससे विकल्प से ऊ का लोप हो जाता तो सुनवह, सुनवह और सुनुमह, सुनमह, ये विकल्प से 2 रूप वहां बनते हैं, पर एक रूप तो आपको आसानी से पता चल ही गया। सु धातु खत्म। सु धातु के बाद हम आ जाते हैं स्वादिभ्य स्नु, ये खाली पहचान है, तरीका एक लट लकार का, हम साथ ही साथ सब देख रहे हैं। तुद, अब देखिए तुद धातु और टिप, ठीक ये भुआदि गण की तरह है, खाली एक अंतर है, भू आप बनाना जानते हैं तो ये पूरा आराम से बन गया। यहां भी कर्तरी शप जी आए शप करने, है ना, लट के जगह पे आया टिप, लेकिन तभी ये सूत्र आया कौन सा, तुदादिभ्यः शः। ये कहता है तुदादि गण के बाद धातुओं के, तुदादि गणीय धातुओं के बाद कर्तरी सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर शप नहीं होता, श होता है। आप कहे शप और श में अंतर का है, अब आपको पता है, अब आपको पता है शप और श में अंतर। भाई शप में पा की संज्ञा होती, इसमें नहीं हो पाई। भाई शप में भी बचता आ, इसमें भी बचा आ, लेकिन शप होता तो प की संज्ञा होती तो इस तुद के ऊ को गुण हो पाता, पुगंत लघु पदस्य च से। शप में प की संज्ञा नहीं हुई तो तुद के आ को गुण नहीं हो पाएगा, और खाली इतने अंतर, ठीक। तुदती बन जाएगा, तुदती, तुदशी, तुदसी, आ ही रहेगा, तुदती, तुदसी, तुदामी, ये मतलब ऐसा सीरियल से ही चलते हैं। तुदती तस तो तुदतः, ये आ जुड़कर देखिए तुद पूरा हो जाएगा, ती तस अंत, ती तुदती, तस तुदतः, झी तुदंती, सिप तुदसी, थस तुदथः, फिर थ तुदथ, निप तुदामी, अतो दीर्घ हो, यहीं से आ को दीर्घ होगा क्योंकि आ तो है ही, वस तुदावह, क्योंकि आ है तो अतो दीर्घ हो यहीं लगेगा, मस तुदामह। अच्छा सुनोमी, सुनवा, सुनवा में अतो दीर्घ हो यहीं क्यों नहीं लगा था, क्योंकि नू था, आ थोड़े ना था, ऊ था वहां, अतो दीर्घ हो यहीं नहीं लगा, ठीक है, अंतर समझ रहे हैं। तो अब तुदावी, तुदावा, तुदामा, ये पूरा बन गया, तुद धातु भी खत्म हो गई। अब 5 धातुएं और बची हैं, 2-2, 4-4 मिनट लगेगा। आप लोग कहेंगे खाली रुध में ज्यादा समय लगेगा, खाली रुध में ज्यादा समय लगेगा, यदि आप लोग कहेंगे तो खींच लेंगे, नहीं तो कल
भी बता सकते हैं यदि पक रहे हो तो, और यदि नहीं पक रहे हैं तो एक साथ पूरा खत्म कर दिया जाए, एक ही वीडियो में रहे, वो ज्यादा सही है। सरल है, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं धातु पर तन। खाली तन धातु पर ही नहीं आएंगे, साथ ही हम आ जाएंगे क्री। तन और क्री एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों एक ही टीम की धातु है, तनादि गण की ही धातु है दोनों, ठीक है। तो तन और क्री में जैसे एक गण की एक धातु रखी है उन्होंने, एक गण की एक ही धातुएं रखी हैं, खाली भुआदि की दो रख दी भू एध, अदादि की दो रख दी अद अस, और तनादि की दो रख दी तन और क्री। बाकी यही तीन बढ़ा दी बस, बाकी सब गणों की एक तो 13 धातुएं हैं कुल मिलाकर। तो तन और क्री देख लेते हैं। प्रत्यय लगाएंगे यहां तिप, ठीक, यहां क्री में भी प्रत्यय लगाएंगे तिप, ठीक है, समझ गए। तन और क्री, तो यहां पर एक सूत्र लगेगा, कर्तरी शप जी आएंगे लेकिन उनको रोक कर तनादि क्रियभ्य उहु, तनादि क्रियभ्य उहु। ये कहता है तनादि जो धातुएं हैं क्री धातु तक, उनसे कर्तरी अर्थ में जो शप हो रहा था, कर्तरी प्रत्यय परे रहने पर जो शप हो रहा था, वो शप ना होकर उ होगा। क्या होगा? उ, ठीक है। तनादि क्रियभ्य उ, जैसे सब जगह शप कर रहे थे, शन कर रहे थे, स्नु कर रहे थे, उ कर रहे थे, श कर रहे थे, वैसे अब शप शन इत्यादि ना करके उ कर देना। तनादि गण की पहचान क्या है, गणवेश क्या है, ड्रेस क्या है? उ, ठीक है। यहां भी क्री में शप को बाध करके उ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यह उ प्रत्यय सार्वधातुक है कि आर्धधातुक? तो आप कहेंगे सार्वधातुक तो है नहीं, सार्वधातुक नहीं है ना, कि ना तो तिंग है ना तो शित है, तो यह आर्धधातुक है। इसलिए यह गुण को रोकने का काम नहीं करेगा, यह गुण को रोकने का काम नहीं करेगा। क्री को गुण करके कर लिया जाएगा, ठीक। कर तन में कुछ गण करने लायक है ये नहीं, पर यह तिप प्रत्यय जो है ना, ये तिप प्रत्यय पित है, ये भी गुण करवा देगा, इस उ को ओ बना देगा। उ को क्या बना देगा? ओ। यहां भी देख लीजिए, इस उ को यह तिप प्रत्यय प की संज्ञा वाला, इसलिए ओ बना देगा। तनोति करो, हो गया। प की संज्ञा होती है तो गुण हो जाता है सार्वधातुक प्रत्यय में। आर्धधातुक प्रत्यय में कविसो भी होए गुण हो जाता है, हित गित न हो तो, ठीक है। तो तनोति करोति बन गया क्या? पूरा द्रष्टव्य। हाँ, तो यहां आप देखिएगा तनादि में पहुंच गए हम, केवल 10 ही धातुएं हैं, तन से लेकर क्री तक। गुण करना यहां सार्वधातुक आर्धधातुक है उसे ही करना, ठीक है। उरत कहीं दूसरे जगह लगेगा, जहां लगेगा वो बताया जाएगा, ठीक है। सार्वधातुक आर्धधातुक है उसे ही गुण होगा। उरत का क्या कार्य है, इस परिस्थिति में वह लगता है। उरत री के द्वित्व प्रकरण में वह होता है, ठीक है। उरत द्वित्व प्रकरण में लगता है, यहाँ द्वित्व नहीं है, तो यहाँ सार्वधातुक आर्धधातुक है उसे, ठीक है। तो उ हो गए गुण, करोति तनोति बन गया। अच्छा, यही सिप होता तो दंत स को मूर्धन्य श कर देते, तनोषि करोषि, है ना। तनोमि करोमि, पर टिप प्रत्यय रहने पर ही गुण होता है, पित नहीं तो तन धातु था ना, तन धातु प्रत्यय आया हुआ था उ, तनादि क्रियभ्य उ। यहां क्री धातु था, उसको गुण होकर कर हो गया था, प्रत्यय आया था उ, करु, है ना। तो इसको तन उ हम करु लिख सकते हैं कि नहीं? यहां लिख दे तनु और यहां लिख दे करु। यहां पर आगे क्या होगा? करु नहीं करेंगे यहां अतो उत सार्वधातुके, अतो उत सार्वधातुके एक विशेष नियम लगेगा, वो अभी बता देंगे। खाली क्री धातु के लिए वो बना हुआ है, खाली वह क्री धातु के लिए ही बना हुआ है। तनु, तनु का वैसे पहले देख लेते हैं, तस तनुतः, गुण नहीं होगा। थस तनुथः, वस तनुवह और तन्वह दो बनेगा वहां भी। फिर उसके बाद थ तनुथ, मस तनुमह, और अगर अंति है तो तनु अंति, इको यणच तन्वंति बन गया। तो तनोति तनुतः तन्वंति, तनोषि तनुथः तनुथ, तनोमि तन्वः तन्वः, तनुमः तन्मः। ये दो रूप बनता है द्विवचन बहुवचन में, ठीक है। तनु धातु तन धातु हो गया। पर क्री धातु में एक जब करु हो गया, कर उ, उसके बाद उकार उ प्रत्ययांत जो क्री धातु है, उ प्रत्ययांत जो क्री धातु है, उस उ प्रत्ययांत क्री धातु के अ के स्थान पर
उ हो जाया कर। उ प्रत्ययांत क्री धातु के अ के स्थान पर उ हो जाया करता है सार्वधातुक प्रत्यय तुरंत परे रहने पर कैसा सार्वधातुक प्रत्यय? गीत सार्वधातुक प्रत्यय, कित गित सार्वधातुक प्रत्यय। यानी ये करोति करोषि करोमी में नहीं लगा, तस थस वस और झी थ मस, इन 9 जगह, इन 6 जगहों पर क को पुर हुई हो। पुर मतलब पहले कर होगा, फिर अतो सार्वधातु कैसे पुर हो गया है। तो कुरु ति कुरु तस कुरुतः, कुरु अंति कुर्वन्ति, कुरु थः कुरु थ, कुरुवः कुर्वः बन जाएगा, कुर्मः बन जाएगा। वहां क्या होगा? करोमि कुर्वः कुर्मः में वहां कुर्वः कुर्मः क्यों बनेगा? कुर्वः नहीं होगा, वहां कुर्वः हो जाएगा, क्योंकि नित्यम करोते ही नियम लगेगा, है ना। नित्यम करोते ही नियम लगकर इस उ का लोप हो जाएगा वसमस प्रत्ययों में, तो कुर्वः और कुर्मः बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ विशेष नियम हैं। तो ये धातु रूप के आप प्रत्ययों के आधार पर पहचान सकते हैं। क्री धातु के बाद क्री, तन क्री, फिर उसके बाद रुद्ध धातु आएगा, फिर क्री और चुर। क्री धातु जो है ना, पहले क्री बता देते हैं। रुद्ध सबसे ज्यादा कठिन है, मतलब इन 10 में। तो पहले क्री बताते हैं और फिर चुर बता देंगे, फिर रुद्ध अंतिम में एकदम उपसंहार करते हैं। क्री धातु है, ये क्रियादि गण का क्री धातु है। टिप प्रत्यय यहां आया, टिप का ती बचा, तभी सूत्र यह आ जाएगा क्रियादिभ्यः ना, क्रियादिभ्यः ना। ये कहता है शप नहीं हो पाता क्रियादि धातुओं से, स्ना हो जाता है। क्या हो जाता है? स्ना। कोई खा मत पढ़ लीजिएगा, नहीं तो खाने लग जाएगा। ये स्ना है, और स्ना में से लशक को तद्धिते से श की संज्ञा होके बचता है ना। क्या बचता है? ना। यही पहचान है क्रियादिगण की धातुओं का। भाई तनादिगण का धातुओं का पहचान तनोति, करोति, तृणोति, क्षिणोति, सनोति इत्यादि है। वैसे ही क्रियादिगण की धातुओं का 71 कुल धातुएं हैं। इसमें क्रीणाति, प्रीणाति, श्रीणाति, मीनाति, है ना, सिनाति, स्पुनाति, ऐसे सब बनता है। चलेगा? तो क्री ना ती, र के कारण ना की जगह पे णा भी हो जाएगा। कहीं भी र आता हो तो अट को पांग नुम गवाए पीछे ना को ना भी हो जाएगा। तो क्रीणाति बन गया। स्ना जो है, स्ना का ना रहेगा, उसको ना कर लीजिएगा। क्रीणाति, सिप क्रीणासी, मिप क्रीणामी। छोटा आ होता तो अतो दीर्घ यही की जरूरत थी, यहां तो बड़ा आ है, अतो दीर्घ यही की जरूरत ही नहीं है। क्रीणाति, क्रीणासी, क्रीणामी, ये 3 बन गया टिप सिप मिप वाला। परंतु यदि प्रत्यय बाकी 6 वाला है, अपित वाला है, तो एक सूत्र लगता है ई हल्य घोह। स्ना और अभ्यस्त के आ के स्थान पर ई हो जाता है। स्ना और अभ्यस्त के स्थान पर, आ के स्थान पर ई हो जाता है। प्रत्यय कित नित हो, हलादि, प्रत्यय का पहला वर्ण हल हो, तो अब यह कहां लग जाएगा? देखिए, तस में लग जाएगा, थस में लग जाएगा, वस में लग जाएगा, झी में नहीं लग पाएगा, क्योंकि झी में पहला वर्ण अंति हो जाता है, पहला वर्ण आ हो गया है ना। और थस वो क्या कहते हैं, झी के बाद थ और मस, इन सब जगह लग जाएगा। आ के स्थान पर खाली ई हो जाएगा, ई हल्य घोष। तो क्रीणीतः, क्रीणीथः, क्रीणीवः, क्रीणीथ, क्रीणीमः बन जाएगा। परंतु जब प्रत्यय अंति वाला रहेगा, अंति, तो क्रीणा अंति में सूत्र लगेगा ई हल्य घोह का बड़का भाई, उसी से तुरंत पहले वाला सूत्र स्नाभ्यस्तयोर आता है। स्ना और अभ्यस्त के आ का लोप हो जाता है यदि प्रत्यय का पहला वर्ण, ये प्रत्यय कित गित प्रत्यय पर में हो तो आ का लोप हो जाता है। हलादि प्रत्यय नहीं था तो इसलिए आ का लोप हो गया। तो क्रीणन्ति, क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः। ना कहानी ये रहेगा खाली इतना। ये सब कुछ विस्तार से हम बताएंगे, अभी संक्षेप में खाली कि भाई प्रक्रिया वैसे ही लग रही, सूत्र ज्यादातर वैसे लग रहे हैं, कुछ कुछ बदल जा रहे हैं।
यही गणवेश से ही आप धातु को पहचान सकते हैं कौन किस गण का है। अब अंतिम गण की धातु है चुर, चुराने अर्थ वाली। पर यह चुर धातु जो है ना, ये सीधे सीधे नहीं है, ये इनबिल्ट है। इनबिल्ट है मतलब इनसे स्वार्थ में ही सत्यापपास रूप वीणा तुर श्लोक करके सूत्र है, उससे णिच हो जाता है। चुर से प्रत्यय लग जाता है अणिच, स्वार्थ में ही। तो चुर धातु जो है अणिच प्रत्यय में से बचता है क्या है, ई। ठीक, चुर ई, और इस चुर के ऊ को गुण हो जाता है तो ये चुर बन जाता है चोर, उसमें ई जुड़कर बन जाता है चोरी। अब जो चुर धातु था वह चुर धातु नहीं रहेगा, चोरी धातु बन गया। ठीक, ये धातु क्या बन गया, चोरी। उस चोरी धातु को सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा करेंगे, उसके बाद उस पर तिप प्रत्यय करेंगे, चोरी तिप। ठीक है, तिप हुआ। यहां कर्तरी शप को रोकने के लिए और कोनो नियम नहीं आएगा तो शप हो जाएगा। ठीक, शप हुआ, शप में से आएगा आ, बचेगा। अब सप है पित, शप है पित, तो यह पहले वाले ई को गुण करेगा कि नहीं, तो चोरी बन जाएगा चोरे अति। ए के जगह पे एचो यवायावा से अय आदेश करेंगे, चोरयति, चोरयति। ठीक है, बन जाएगा। तो यह जो चुर धातु को चोरी बनाइएगा नीच लगा के, और उस चोरी धातु के बाद शप होगा, शप के कारण चोरे हो जाएगा, चोरे के कारण एचो यवायावा से अय आदेश होकर चोरय बन जाएगा। इतना सब जगह होगा। देखिए, देखिएगा, फिर से बता रहा हूं, चुर है, णिच होकर चुरी होगा, और ऊ को गुण होकर चोरी हो जाएगा, चोरी, है ना। ये देखिए ऐसे, इस ई को आप गुण करेंगे जब तुरंत बाद में शप का प की संज्ञा वाला प्रत्यय है, इसलिए चोरे होगा। अ है ये है, एचो ये वायावा से अय आदेश करके चोरय ऐसा बना लेंगे बस। उसमें ती जोड़िए चोरयति, तह जोड़िए चोरयतः, झी जोड़िए चोरयन्ति, सी जोड़िए चोरयसि, थस जोड़िए चोरयथः, थ जोड़िए चोरयथ, मिप जोड़िए तो दीर्घ यहीं से दीर्घ करके चोरयामि, वस चोरया वह, मस चोरया मह। ठीक है, यह बन गया। यह भी वादी की तरह कुछ कुछ है। वादी तुदादी और चुरादी थोड़ा कुछ कुछ मिलते हैं, पर अंतर आप पहचानना जान गए होंगे। अय अय आएगा यहां पर। अब अंतिम धातु जो बची है वह धातु है रुध है, सबसे खतरनाक है, खतरनाक है। इसके बाद प्रत्यय लगाइए तिप। कौन सा प्रत्यय, अभी सूत्रवा का आएगा। कर्तरी शप जी शप करना चाहेंगे तो उनको रोक कर यह क्या कहेंगे, रुधादिभ्यः स्नम, रुधादिभ्यः स्नम। कहीं स्ना होता था, कहीं स्नु होता था, कहीं स्नम हो गया। ये तो पर स्नम में अंतर का है। स्नम में म की संज्ञा हो रही, और म की संज्ञा जिसमें भी होती है तो मिदचोन त्यात पर नियम के आधार पर वह जिसको आगम हो रहा है उसके अंतिम स्वर के बाद बैठता है। तो रुध को यह आगम हो रहा है, रुध को स्नम हो रहा है, रुध के बाद विधान किया गया है। तो रुध में जो अंतिम स्वर ऊ है उसी बचिए में स्नम घुस जाएगा, मतलब ये धा के बिचवे में घुस जाएगा, धा को पीछे ढकेल देगा और यही बिचवा में स्नम घुस जाएगा। ये स्नम और धा वैसे है, रू और ध के बिचवा में स्नम घुस गया। ठीक है, यही एक अंतर पड़ता है। क्या है, रुधादिभ्या स्नम में म की संज्ञा होने के कारण मित जो कुछ भी आता है वह अंतिम स्वर के बाद बैठता है बिचवे में। तो रुध में अंतिम स्वर के बाद बैठा, ऐसा नहीं कि ध के बाद बैठा देंगे। अब स्नम में से बचता खाली न है। क्या बचता है, न, रु न ध बन गया। अब जो धातु रुध था वह धातु हो गया रुनध, है ना, रुनध। इस न को आप अटकुपांगनुम व्यवाये पी से अणा भी कर सकते हैं, रुणध, रुणध। ठीक है, और फिर उसके बाद रुणधति हो जाएगा कि नहीं, रुणधति। अब यहां देखिएगा रुणधति, ये धातु का अंतिम वर्ण झ है, ध है, ध। झषस तथोर धोधा एक नियम है, झस के बाद त अथवा थ आता हो तो उसके जगह पे ध हो जाता है, और थ दोनों के जगह पे ध हो जाता है। तो यह जो तिप प्रत्यय था वह ती नहीं रह गया, धी हो गया। और थ दोनों के जगह पे ध हो जाता है, ता के जगह पे भी ध,
थ के जगह पे भी ध, झषस तथोर धोधा है। ठीक है, तो हो गया। पर अब देखिएगा ऋणधी, पहले वाले ध को झलाम जस झष उस सूत्र से द कर दीजिएगा, बन जाएगा ऋणधी। ऋणधी बना। अब इसके बाद यही मान लीजिए ऋणध होता, प्रत्यय लगा होता सी, तो क्या होता? इस झसस तथोर धोधा से ता को धा तो हो नहीं पाता, क्योंकि यहां ता है ही नहीं। तो ये क्या करता, धा ता था को पटक ले जाता है, पर सा उसका भी बाप है, सब उसको भी पटक देता है। तो ये सा खरीचा से इस धा को ता कर देगा, ऋणद ऋणद सी। ठीक, और अगर ध होता बाद में मी रहता, मी, तो ऋणधमी। ठीक है, ऋणधमी। अब इसके बाद जो है ना, सारे टिप सिप मिप को छोड़कर जितने भी हैं उन सब जगह पर, टिप सिप को मिप को छोड़कर जो कुछ भी हैं वहां नसो रल्लोपा सूत्र से इसके आ का भी लोप हो जाएगा, इसके आ का भी लोप हो जाएगा। और आ का लोप होगा तो ये जो सनम का जो न बचा था अपदांत न हो जाएगा, क्योंकि जो न हुआ है पी से, वह न तो नश्चा पदांत से झली को पता ही नहीं चल पाएगा, और नश्चा पदांत से झली को दिखाई पड़ेगा यहाँ पर न है, अपदांत न है, तो उस न को अनुस्वार कर देगा, और अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण होकर न आ जाएगा। अब वह जो न आएगा वह ना ही बचा रह जाएगा। ठीक, वह ना ही बचा रह जाएगा। तो रुंध रुंध थस, देखिएगा अब चाहे रहे तस, चाहे रहे थस, चाहे रहे था और था दोनों के जगह पे हो जाता है ध, तो तस को भी हो जाएगा धस, थस को भी हो जाएगा धस, और थ को भी हो जाएगा ध, रुंध ध। पहले धा को आप चाहे तो द कर लीजिए झलाम जशोंते से, और चाहे यहां क्या कर सकते हैं, झरो झरी सवर्णे से लोप कर सकते, झरो झरी सवर्णे से एक का लोप कर देंगे तो रुंधा, अथवा एक का विकल्प से जब लोप हुआ तो द हो जाएगा झलाम जशोंते से, झलाम जस झसी से, तो रुंद ध, रुंद ध। दो रूप, द वाला भी मिलेगा और बिना द वाला भी मिलेगा, झरो झरी सवर्णे से विकल्प से लोप करने पर। और फिर उसके बाद यहां भी रुंद ध, रुंद ध, दो रूप से एकदम समान, मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष में एक जैसा रहेगा। और फिर उसके बाद रुंध, ये ना कोना हो जाएगा, ना आ जाएगा वापस, रुंध वह, रुंध महा, रुंध वह, रुंध महा। और पर जब बाकी कहां रहेगी, अंति पर जोड़ लीजिए, बन जाएगा रुंधन। ठीक है, तो ये रुद्ध धातु थोड़ा सा सबसे अलग है, पर इसके आधार पर हमने जो यूजीसी नेट जेआरएफ इत्यादि पाठ्यक्रम परीक्षा के पाठ्यक्रम में सभी धातुएं हैं, उन सभी धातुओं के रूपों को बहुत ज्यादा हद तक समानताएं हैं, कुछ कुछ भेद है, उनको विस्तार से जब हम उन धातुओं को पढ़ेंगे तब जानेंगे। संक्षेप में मैंने एक बार ऐसे दृष्टि करा दिया कि जिससे कुछ ज्यादा फल मिले तो उनकी ना मिले, पर भू धातु आप बढ़िया से जान जाएं, और उससे मिलती जुलती धातुओं को भी बढ़िया से जान सके कि काम एक जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा अलगाव होता है, बाकी सब गणवेश के आधार पर थोड़े अलग लगते हैं, सभी हैं वही धातुय, सभी हैं वही प्रत्यय। खाली यही बताने का मुख्य उद्देश्य था। सभी लोग इसको, जिसको भी न समझ में आया होगा वो वीडियो से दोबारा देखेंगे तो पूरा क्लियर होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।